हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर स्वागत है आपका अब आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो पिछले वीडियो से ही ये लेक्चर कंटिन्यू बना हुआ है। पहले हमने पढ़ा था कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, उसके एक्सिस पर और उसके सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। पहले फाइनाइट लेंथ के लिए फिर इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी पढ़ाऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा। मान लीजिए ये PQ क्या है, स्ट्रेट वायर। ये PQ क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर से किसी पॉइंट से, इस स्ट्रेट वायर के किसी पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट x मार्क किया मैंने। यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस वायर। क्लियर है बेटा, इस वायर की वजह से हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट OX इक्वल टू स्मॉल x एंड अगेन कंसीडर सेंटर से, या मतलब जो ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट से कुछ डिस्टेंस, कुछ लेंथ L के नीचे है ना, L नीचे। यहां पर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस करंट एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता है बायो-सेवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन। देखिए ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये पोजीशन वेक्टर r है और ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन थीटा एंगल, देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां क्या आएगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर। यही पढ़ा था बेटा हमने पिछली क्लास में, देख लीजिए आप। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, P से लगाकर Q तक अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, जितने छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है। हमने क्या मान लिया कि जो वायर है मेरे पास में ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है। अगर सभी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐड हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते, बड़ी आसानी से कर सकते ना। तो इसे करने के लिए प्रॉब्लम समझे क्या है। अगर मैं यहां पर dl को कंसीडर करता हूं एक वेरिएबल, तो dl तो शिफ्ट हो सकता है कहीं भी, इसका मतलब l वेरिएबल है। पहला वेरिएबल क्या आ गया, l। ठीक है, दूसरा वेरिएबल समझिए, अगर इस dl को मैं नीचे कंसीडर करता हूं या ऊपर ले जाता हूं, इस dl को अगर मैं ऊपर ले गया या नीचे ले गया तो थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, r की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब मुसीबत क्या है हमारे पास में कि dl और sin थीटा और r तीन वेरिएबल है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, P से लगाकर Q तक, है ना प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए dl sin थीटा और r, मैं इन तीनों को एक नए वेरिएबल जिसे मैं नाम दे रहा हूं क्या, फाई, मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। कैसे, समझिए। ये वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ये थीटा है, ये फाई है। ठीक है, ये L है, ये O हो गया, ये यहां पर कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट यहां पर मार्क कर लीजिए M। तो यहां पर OM और ये X तो है ही। तो ध्यान से देखिए, थीटा प्लस फाई कितना है बेटा, यहां पर π/2 या 90 डिग्री, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। देन फाई कितना आ जाएगा बेटा, 90 सॉरी थीटा कितना आ जाएगा, यहां पर थीटा आ जाएगा 90 माइनस 5। अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा, मुझे साइन थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा अगर लगा देता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 5। क्लियर, साइन 90 माइनस 5 मतलब कॉस 5। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, सॉरी 2 बन गई। इतना आया समझ में बेटा, फिर से समझे। थीटा प्लस 5 कंसीडर किया तो यहां पर क्या आएगा आंसर, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई। बहुत सिंपल सा काम था ये। अब ध्यान से देखिए, ये L है और इसके अपोन में OX लगा दूं तो फाई के लिए L क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब L डिवाइडेड बाई X इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा, सॉरी tan फाई, यानी L इक्वल टू क्या आ जाएगा, X tan फाई। आया बेटा, तो dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x sec स्क्वायर फाई d फाई। ये क्या किया मैंने,
एल का डिफरेंशिएशन किया फाई के रिस्पेक्ट में, तो डीएल एज इट डीएल बाई डी फाई, डी फाई को उधर ले जाएंगे बाद में, एक्स एज इट इज टेन फाई का क्या आ गया सेक स्क्वायर फाई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास में। अब और क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, डीएल कन्वर्ट हो गया किसमें, फाई की टर्म में, थीटा कन्वर्ट हो गया फाई की टर्म में। आइए समझे, ये r है मेरे पास में, अगर मैं इसको वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या लिखूंगा, r लिखूंगा ना, तो r। अब ध्यान से देखिए ये x है, अगर मैं x अपॉन r लिखता हूं तो मैंने क्या लिखा, फाई के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, फाई के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब cos फाई, क्लियर। मुझे 1 अपॉन r की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगी मुझे 1 अपॉन r की वैल्यू cos फाई अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से ये सभी वैल्यूज इक्वेशन 1 में डाल देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ध्यान दीजिए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर। dl की जगह पर क्या लिखेंगे, x sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है, ये x sec स्क्वायर फाई d फाई इंस्टेड ऑफ dl। Now instead of sin theta we can write cos phi, clear, divided by 1 upon r पूरे की जगह पर देखिए ध्यान दीजिए cos phi upon x है, इसका मतलब यहां आएगा x और यहां आएगा cos phi, क्लियर। अब आप देख सकते हैं sec स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई कैंसिल होगा, क्या आएगा 1, है ना। तो dB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, 2 मिनट, यहां cos स्क्वायर फाई आएगा और यहां x स्क्वायर आएगा, सॉरी देखिए 1 अपॉन r की वैल्यू डालेंगे cos फाई अपॉन x, लेकिन यहां r स्क्वायर है इसलिए cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये cos स्क्वायर फाई और sec स्क्वायर फाई कट के 1 देगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, ये एक x से एक x कट गया, डॉट cos फाई d फाई, इक्वेशन नंबर 5। आया है तक समझ में, इतना पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते। आंसर हमारे पास में क्या आया था, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x, ठीक है, डॉट यहां आया था cos फाई और d फाई, ये थी इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं इस फाई को इंटीग्रेट करना चाहूं p से लगाकर q तक, अब मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं, आप समझिए यहां पर है ये x, ये पॉइंट x, और इस पॉइंट से इसको अगर मैं मिलाता हूं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, मतलब -φ1 से लगाकर q तक, यानी यहां एंगल क्या बनेगा, देखिए ऊपर की तरफ एंगल क्या बनेगा, +φ2। मैं -φ1 से अगर +φ2 तक अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग। अब कहां से कहां तक करना है मैंने वहां लिख दिया है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या निकलेगा हमारे पास में, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन -φ1 टू +φ2 cos फाई d फाई। अब अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा sin फाई पर अगर वैल्यू डालेंगे तो जो लास्टली आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x, है ना, यहां क्या आएगा, sin φ2 माइनस माइनस, देखिए यहां माइनस आएगा, और माइनस sin -φ1, ये माइनस बाहर निकलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है, ओड फंक्शन होता है, ठीक है। आगे यहां तक समझ में, तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इतना पार्ट आया, कॉपी कर लीजिए। चलिए अगर मान लीजिए ये वायर है और इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम पॉइंट x मार्क करते हैं, ये पॉइंट x, लास्ट आंसर हमारे पास में क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x sin फाई
2 प्लस साइन फाई 1, ये आंसर आया था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो PQ है, वायर PQ, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट X आ जाए तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों एंगल का वो तो इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो मैंने कंसीडर कर लिया कि दोनों फाई है। अगर मैं फाई 2 और फाई 1 दोनों की जगह पर फाई लिखता हूं तो बताओ यहां क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x डॉट 2 साइन फाई। आया समझ में? तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x साइन फाई। देखिए ये जनरल फॉर्म है। अगर आप इसको साइन फाई को भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये x है, यहां से यहां तक ये x है ना। अगर मान लो ये पूरी लेंथ कितनी है, कैपिटल L, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल L/2, है ना। और ये भी L/2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, साइन फाई। क्या यहां से साइन फाई कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर आप करके लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं तक छोड़ सकते हैं। आप देखिए साइन फाई क्या आ जाएगा, L/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक। तो साइन फाई क्या आएगा, L/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। या अगर यहां पर चिपकाना चाहते हैं तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये कब, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछा, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पहला केस हो गया, इसी टॉपिक का केस फर्स्ट। आगे यहां तक समझ में? अगर मान लो इस वायर के एक एंड पर बात करें, ये P है, ये Q है, इस एंड पर मैं बात करूं तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल फाई रहेगा। नीचे तो एंगल 0 डिग्री बनेगा ना। इसको हम क्या लिखेंगे, एट विसिनिटी ऑफ वन एंड ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये फाइनाइट लेंथ के वायर की बात चल रही है ना। ये सेकंड केस बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, देखो फाई 2 की जगह तो आप क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ये देखिए फाई 2 की जगह तो फाई लिखेंगे, फाई 1 की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो बस ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x डॉट, यहां क्या आ जाएगा, साइन फाई। आ गया ये समझ में? तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से फाइनाइट लेंथ के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं टॉपिक में, है ना। तीसरा टॉपिक बन जाएगा इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है और उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। करें कैलकुलेट, चलिए देखते हैं। इनफाइनाइट लेंथ, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। पहले मैं फाइनाइट लेंथ के लिए यहां से जो हमने कैलकुलेशन किया था वो कैलकुलेशन में लिख देता हूं। B इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अगर मैं यहां तक का कैलकुलेशन सेम रखूं और थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखिए क्या करना है। ये वायर है, इस वायर से इनफाइनाइट लेंथ है, यहां से मैं x कंसीडर कर लूं, ये पॉइंट कैपिटल X हो गया। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सोचिए मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने बिल्कुल पास में खड़ा हूं, तो मैं उसके फ्लोर को गिन रहा हूं, है ना। ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ देखते जा रहा हूं, ये एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है ना, मेरी आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। सोचो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री। तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट -π/2। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट +π/2। इसका मतलब B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई x
देखो साइन पाई बाई 2 की जगह क्या आएगा 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। क्लियर है बात? कॉपी कर लीजिए। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? आगे आया तक समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? चलिए इसके केस स्टडीज करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? केस स्टडी कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए जो वायर है स्ट्रेट वायर, उसके एक एंड के समीप यहां पर एक एंड की विसिनिटी पर पॉइंट एक्स मार्क कर ले, तो फिर वही बात है, यहां फाई 1 कितना हो जाएगा 0, नीचे बनने वाला एंगल 0, ऊपर बनने वाला एंगल तो 90 रहेगा ना। इस तरह के वायर को क्या कहा जाता है? सेमी इनफाइनाइट वायर। अब वो नाम दे देते, कोई ये सब कुछ होता नहीं है। सेमी इनफाइनाइट वायर, इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या रहेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए रहेगा कि यहाँ फाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और फाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 2। इसका मतलब आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स 1 प्लस 0। यहां पर फाई 1 कितना आ गया 0, फाई 2 कितना रहा पाई बाई 2। तो आंसर क्या आएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स। क्लियर है बात? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई दिक्कत हो तो पूछो, ठीक? तो चलिए बेटा, अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जो आपको सर्कुलर कॉइल पढ़ाई और ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वायर स्ट्रेट वायर, इन दोनों को मिक्स करके नए टॉपिक्स बनाऊंगा और उन टॉपिक्स को हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।